होपफुली इससे पहले की सारी डेफिनेशंस आपने पढ़ी होंगी, क्लास लेने से पहले, इस वाली क्लास से पहले जितना भी मैंने पढ़ाया उसको एक बार अच्छे से रिवाइज किया होगा और याद करने की भी कोशिश आपने ज़रूर करी होगी। ठीक है, इस वीडियो में अब हम बात कर रहे हैं अनएनफोर्सेबल बाय कॉन्ट्रैक्ट की। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो अनएनफोर्सेबल हो जाता है। अनएनफोर्सेबल में मेनली हम देखते हैं तो दो पार्ट आते हैं, एक इलीगल आता है, एक अदर देन इलीगल आता है। अब मैं जब बात करता हूँ अनएनफोर्सेबल की, तो देखो डेफिनेशन वाइज अनएनफोर्सेबल और इलीगल दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अनएनफोर्सेबल इज इक्वल टू इलीगल, दोनों में कहीं ना कुछ फ़र्क है। तो डायग्रामेटिक पोजीशन में हमारे लिए ओके है, वैसे वो करेक्ट है, गलत नहीं है, डायग्राम हमारा 100% करेक्ट है। बट जब डेफिनेशन में लिखूंगा तो ध्यान रखना है कि जिसकी जो डेफिनेशन है मुझे एज इट इज़ लिखनी है, उसमें कुछ मिक्स मत कर दूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए उस चार्ट के कारण, सिर्फ इन दो टर्म्स, बाकी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली वैलिड। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, एक्चुअली वैसे तो वैलिड है, मतलब गुड इन सब्सटेंस, वैसे हर चीज़ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका क्या, जैसे ऑफर भी हुआ है, एक्सेप्टेंस भी हुआ, जितने पहले के स्टेप्स हैं सब हुए हैं, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट तक बना है, सब कुछ ठीक है, ओके है। बट स्टिल कैन नॉट बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। लेकिन तब भी आप इसको लॉ कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो, इसके बेस पे जाके इसको कोई भी डिसीजन आप लेने के लिए नहीं कह सकते हो, बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट, क्योंकि इसमें कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, एब्सेंस इन रिटर्न फॉर्म एटसेट्रा, जैसे कि क्या रिटर्न फॉर्म में नहीं है। कुछ एग्रीमेंट होते हैं जैसे कि हमारा इंश्योरेंस का एग्रीमेंट होता है। इंश्योरेंस के एग्रीमेंट में वहाँ पे इस चीज़ के लिए ज़रूर कहा है कि ओरल नहीं हो सकता। नॉर्मल मेरे कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं। हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ओरल ही तो हुआ था, आपने मुझसे कहा कि पढ़ना है, मैंने कहा कि हाँ मैं पढ़ा दूंगा, फीस की बात हुई, बात कंप्लीट हुई, ओरल हो गया। ओरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं, बट इंश्योरेंस के केस में कहा है कि उसको रिटर्न होना ही जरूरी है। हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ऑफर भी हो गया, एक्सेप्ट, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी थी और मैं था, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, कंसिडरेशन की सब बात होगी, सब कुछ हो गया, मगर एक जगह डिफेक्ट रह गया, टेक्निकल डिफेक्ट रह गया। वो टेक्निकल डिफेक्ट क्या था कि वो जो था रिटर्न में होना था और हमने रिटर्न में उसको नहीं किया, ओफो, इस कारण से नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। सो ये वाला एक्चुअल में देखा जाए नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जिसको हम क्या कह देते हैं, अदर देन इलीगल वाला केस। वहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, एक केस ही आ गया। सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स इफ टेक्निकल डिफेक्ट इज रिमूव। इसको हम एनफोर्स कर सकते हैं, वैलिड करवा सकते हैं अगर ये डिफेक्ट दूर कर दे। मान लिया अभी रिटर्न में होना था, मैंने रिटर्न में नहीं कर रखा था, अब रिटर्न में कर लेता हूँ, ठीक है, अब से क्या हो जाएगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दे आर नॉट वैलिड ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट, और इससे हम वॉइड या वॉइडेबल के उस पर क्लासीफाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि वॉइड है या वॉइडेबल ना, क्योंकि वॉइडेबल कौन सा होता है, जो पहले वैलिड रहा हो, जहाँ पे कुछ हमारा जबरदस्ती हुई है, कॉर्शन हुआ। और दूसरी बात जो हमारा कौन सा रहता है, वॉइड। वॉइड भी वो वाला कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है जो पहले वैलिड हुआ, विच सीजेस टू बी वॉइड। सो यहाँ पे ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है, सो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं लिखूंगा। और हाँ, याद रखना, मैंने चार्ट में वहाँ पे लिखा है इक्वल्स टू एग्रीमेंट, वो वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। चार्ट में जो बनाया है वो पिक्चोरियल बनाया है, लीगल लैंग्वेज में जब जाते हैं तो सब में स्लाइटली फ़र्क आता है। आप कहीं पे ऐसे नहीं लिखोगे कि मतलब क्या, जैसे आपका वो आ गया ना, मतलब क्या कहूँगा, वॉइड एग्रीमेंट। सो वॉइड एग्रीमेंट इज इक्वल टू नॉट अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ना 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 ना, ऐसा नहीं लिखना है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन वो सही है जो लिखी है, देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने पढ़ा था, वॉइड एग्रीमेंट में क्या पढ़ा था, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। सो यही पढ़ा था हमने। फिर इसमें भी जो यहाँ पे अनएनफोर्सेबल की बात हुई, हमने चार्ट में भी सही पढ़ा। चार्ट अपनी जगह पूरी तरह से 100% सही है, बस स्लाइटली सा जो मेरा ये वाला सेक्शन आ जाता है ना अनएनफोर्सेबल वाला, यहाँ स्लाइटली सा मुझे ध्यान रखना होता है डेफिनेशन का, और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वही कहा है जो मैंने आपको इंश्योरेंस वाला एग्जांपल दिया ना, वही वाली बात है कि वो रिटर्न में होना चाहिए था। अगर आपने रिटर्न में नहीं करा तो बाद में कर लो, वो फिर सही हो जाएगा। अब बात आती है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। जो लॉ मना करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मत करो, आप वो कर रहे हो, जैसे स्मगलिंग का, जैसे सुपारी देने का, जैसे ड्रग्स डीलिंग का। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये फॉरबिडन बाय लॉ है, सो इसकी परमिशन आपको नहीं मिलेगी। इफ पार्टीज एंटर इनटू इलीगल एग्रीमेंट दे विल बी पनिश्ड। बाकी सब में पनिशमेंट की बात ऐसे नहीं कही थी, बट यहाँ इलीगल है। मैंने कहा था ना, इलीगल वो है जो आप कोर्ट के पास नहीं जाओगे, कोर्ट आपके पास आएगा, पुलिस आपके पास आएगी, आपने गलत काम करा है, मना कर रखी है।
सो इलीगल काम गलत काम है। बाकी में ये है कि ठीक है आपको कोई दिक्कत है तो कोर्ट के पास चले जाओ, नहीं जा रहे हो तो कोर्ट आपके पास कुछ इंटरफेयर करने नहीं आ रहा है। सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स इन द लॉ। डेफिनेटली लॉ कोर्ट में जाके तो ये नहीं कह सकते ना मैंने इसको सुपारी दी थी अभी इसने उसका मर्डर नहीं करा है, ऐसे तो नहीं करोगे ना, तो वहाँ पे तो इसको कोर्ट में जा ही नहीं सकते हो। दिस एग्रीमेंट आर पनिशेबल बाय लॉ, इसके लिए कि आपको लॉ पनिश करता है। दिस आर वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब लिख लो। और मैंने आपको कहा था कॉपी में या बुक में स्टार्टिंग में या एंड पे कहीं पे एक जगह बनाना है तो वहाँ पे एक ये वर्ड लिखो वॉइड एब इनिशियो, जो हमारे टेक्निकल वर्ड आ जाता है हमें पता होना चाहिए। सो राइट डाउन वॉइड एब इनिशियो, जिसका मतलब क्या बताया मैंने आपको? वॉइड फ्रॉम इनिशियल, है ना। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग, जो शुरू से ही वॉइड है, शुरू से एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, भाई वो तो शुरू से ही पता था कि ऑब्जेक्टिव ही गलत है, तुम्हारा पर्पस ही गलत है जिसके लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, तो इसलिए इसको वॉइड एब इनिशियो बोलेंगे। वॉइड और वॉइड एब इनिशियो में ऐसा कोई फर्क नहीं आता है। फर्क ये आता है वॉइड एब इनिशियो स्टार्टिंग से वॉइड होता है, मतलब ये कभी वैलिड हुआ ही नहीं होता है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि पहले कभी वैलिड रहा होता है, ठीक है। एंड इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, तो ये तो पता ही है। अब यहाँ पे देखो वही चार्ट आया ना कि हर जो मेरा कौन से का वॉइड एग्रीमेंट्स है, जितने भी वॉइड एग्रीमेंट्स हैं वो सारे इलीगल हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अदर देन इलीगल भी हो सकते हैं, मगर सारे इलीगल मेरे क्या किसका पार्ट है? ये सारे के सारे पार्ट है वॉइड का, वॉइड एग्रीमेंट का, ठीक है। सो जो ऊपर लिखा है मतलब उसके हिस्से है ना, सो वॉइड एग्रीमेंट का एक हिस्सा है इलीगल। सो ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, बात समझ में आई? उसमें अदर भी है, बट ऑल इलीगल्स आर वॉइड, क्योंकि वो भाई कहाँ से चल के आया है? वो वॉइड एग्रीमेंट से ही चल के आया। कॉन्ट्रैक्चुअल कोलेटरल एग्रीमेंट्स टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। कोलेटरल कहते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के डिपेंडेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। जैसे कि बात क्या हुई, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि सर एक ना धमाका कर दो, एक बम फोड़ दो, मैंने कहा चलो ये तो मेरा रोज का काम है, कर देते हैं। फिर इसमें क्या हुआ, मैंने बम परचेज करना शुरू कर, मैंने किसी से बम परचेज करा। अब मैंने उसको बताया कि बम क्यों परचेज कर रहा हूँ, मैं इस काम के लिए कर रहा हूँ, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्यों भाई? उसका पर्पस भी इनडायरेक्टली गलत पर्पस है ना इलीगल काम को करने का, तो वो गलत हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ए प्रॉमिस टू पे 1 लाख टू बी इफ ही किल सी। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि भाई तुम सी को मार दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। बी किल सी, और उसने मार भी दिया। एंड क्लेम्स 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपए मांगने लगा। बी कैन नॉट रिकवर ए 1 लाख फ्रॉम ए बिकॉज एग्रीमेंट बिटवीन ए इज अनलॉफुल। अब वो क्या करा, मांगने गया, उसने मना कर दी, मैं नहीं देता 1 लाख रुपए, जाओ जो करना है। उसने कहा मैं केस कर दूंगा। उसने कहा केस ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट था, ये अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था। अब वो क्या करेगा बताओ? उसके पास क्या अधिकार है? उसका मर्डर करके काम एक तरफ, पैसे नहीं मिलेंगे तो मर्डर तो कर ही दो ना, है ना। ऐसी तो होता है पिक्चरों में, बदला, तूने मेरे पैसे नहीं दिए, ठीक है। चलो, नाउ इफ ए बोरोज रुपीज 1 लाख फ्रॉम एक्स, अगर फॉर एग्जाम्पल पे करने के लिए ए ने कहा कि भाई मुझे बी को ना पैसे देने हैं 1 लाख रुपए, कहाँ से लाऊं? उसने एक्स से ले लिए पैसे, और हु इज अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द लोन? एक्स को पता है कि ये लोन क्यों ले रहा है, क्यों? बी को देगा, और बी इसके क्या करेगा? मर्डर करेगा। टू पे बी, एग्रीमेंट बिटवीन ए एक्स विच इज कोलेटरल टू द मेन एग्रीमेंट। ए और एक्स के बीच का एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। हाँ, एक्स को नहीं पता होता फिर बात अलग थी, फिर ये वो वैलिड रहता, वहाँ पे फिर फ्रॉड वाला केस आता, कुछ आता, वो हम बाद में देखेंगे, वो वैलिड रहेगा, आप मान के चलो वॉइड नहीं होगा। बट अगर एक्स को भी पता है तो मतलब वो भी मिली भगत कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो यहाँ पे भाई उसको भी सजा मिलेगी, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच लॉ फॉरबिड्स टू मेड, कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट। ये लॉ इसको मना कर रहा है, इसकी परमिशन लॉ नहीं देगा। कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर, जो अच्छा काम नहीं है और जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में। सिमिलरली इफ आर एग्री विद एज टू परचेज ब्राउन शुगर, इट इज इलीगल एग्रीमेंट। ब्राउन शुगर मतलब ड्रग्स वगैरह, सो उसको भी क्या कहेंगे? इलीगल एग्रीमेंट। देखो ये जो इलीगल एग्रीमेंट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है ना, दोनों सेम ही रहते हैं, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस में आपका नहीं आता है। इनके आगे ना मैंने सेक्शंस भी नहीं दिए, क्योंकि आपके लिए तीनों के लिए सेक्शंस की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सेक्शंस प्रॉपर्ली कोटेड भी नहीं है और रिक्वायर्ड भी नहीं है।
सो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल एग्रीमेंट दोनों सेम है, उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं है, दोनों आपको सेम ही बात लिखनी है। तो इलीगल एग्रीमेंट आता है या कॉन्ट्रैक्ट आता है, आप सेम बात लिख सकते हैं, सेम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वहाँ पर बाइफरकेट करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। डन है ये वाली बात। एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्री विद बी टू सेल द कार फॉर 2 लाख टू बी। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि 20 लाख रुपए में कार सेल करूंगा। हियर ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी। अभी ए के ऊपर बर्डन आ गया, क्या ऑब्लिगेशन आ गया, जिम्मेदारी आ गई कि वो बी को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, क्योंकि बी ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद प्रॉमिस बन गया है ना, प्रॉमिस बनने के बाद कंसिडरेशन भी है, ईच अदर है, वैलिड भी है भाई, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक बन गया। क्यों, कार बेचने में कोई गलत काम तो ना, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। सो मैंने एक एक स्टेप देखा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक आ गया। अब मैंने कहा ओ अब तो मजबूर हो गया भाई, पूरा करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, ए को क्या करना पड़ेगा, उसको कार देनी पड़ेगी, एंड बी हैज़ द राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ 2 लाख। और बी के पास राइट है कि वो क्या करेगा, 2 लाख के बदले में कार लेगा। और बी की जिम्मेदारी क्या है, वो सामने वाले को कार के बदले में 2 लाख रुपए देगा। बात समझ में आई ना, ये तो वो पढ़ा ही है ना कि भाई दोनों तरफ से हमने प्रॉमिस बन गया, अभी तो पूरा करना पड़ेगा। क्लियर है। एक ये देखते हैं एग्जाम्पल, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ द लॉ। लॉ ने, जैसे डिवोर्स वगैरह हो गया इस केस में, लॉ ने ऑर्डर दिया है हस्बैंड को कि अपने वाइफ और बच्चों की केयर करोगे। दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशन एंड आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर ही नहीं होगा। क्यों नहीं कवर होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। यहाँ ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस कहाँ हुआ, ये तो लॉ का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर आया है। बात समझ में आई। जब कोर्ट कोई सीधा सीधा ऑर्डर दे देता है तो फिर क्या होता है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं, क्योंकि इनिशियल से एंड तक की सारी स्टेप्स ही मेरे क्या हो गए, गायब हो गए। डन है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पर कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक ही पूरी बुक में ये एक ही लाइन कवर करी है, तो यहाँ से ध्यान रखना है इसको, बाद में कोई रेफरेंस भी नहीं है इसका। वहाँ पे एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, वहाँ पे मैं रेफर करूँगा आपको, बट बुक में कोई उसके बीच में रिलेशन ऐसा कवर नहीं करा है, ठीक है। सो इसको ध्यान रखना, मार्क कर लेना, क्योंकि ये छूट जाती है सिंगल लाइन। और इसको ध्यान रखिए कि भाई अगर कोर्ट कोई ऑर्डर दे रहा है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो बात ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही का है, ठीक है।